Hello everyone, welcome to Navkar Cloud Tutorials. I am Anshul Jain. So let's start with our session wherein we will be covering the most important 50 questions of the week. So from today onwards, this session we are starting and today we'll be covering part 5th. That means the 5th week of December 2022 और उस वीक के जो important prominent 50 questions हो सकते हैं along with explanations जो possible होगा limited time frame में that we'll be doing. So without any further ado, we are ready to begin. चलिए start करते हैं. So first question on your screen, what the question says, Veer Guardian 2023 exercise is a maiden bilateral air exercise between India and which of the following country? वीर गार्जियन एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर पूछा है कि जो स्टार्ट होने वाली है 2023 में, दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी टू 26th ऑफ जनवरी, वो इंडिया जो है किसके साथ यहाँ पर करने वाला है, राइट? ऑप्शंस आर, इज इट चाइना, जापान, फ्रांस और इज इट ऑस्ट्रेलिया? सो रिसेंटली अगर हम देखते हैं जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है, चाइना का तो पॉसिबल ही नहीं है. चाइना के साथ हालांकि हम एक्सरसाइज करते हैं हैंड इन हैंड, बट वो भी पिछले कुछ समय से नहीं हुए क्योंकि स्पेशली हम देखते हैं गलवान का इशू जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ता रहा, प्लस अभी जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखा 2022 में अरुणाचल प्रदेश में फिर से क्लैशेज हुआ, तो उस वजह से चाइना तो नहीं है. और इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की गई है कि एयर एक्सरसाइज. सो यहाँ पे एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है यहाँ पे, ये हम जापान के साथ यहाँ पे करने वाले. जापान इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. और ये एज आई टोल्ड यू 12th ऑफ जनवरी से 26th ऑफ जनवरी को 2023 को एक्सरसाइज यहाँ पर होनी है. और इसमें इंडिया की साइड से जो है लगभग 2 सुखोई और यहाँ पे F-16 काफ़ी सारे फाइटर जेट्स यहाँ पे जाएंगे. और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे जो है जापानीज जो एयरफोर्स है, दैट इज जापानीज एयरफोर्स एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF, उनके साथ यहाँ पे ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज यहाँ पर होनी है. इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक स्क्वाड्रन को यहाँ पर लीड जो है हमारी इंडियन वुमेन फाइटर पायलट है, वो भी इसको यहाँ पर लीड कर रहे हैं. बाकी देशों की बात कर लेते हैं. फ्रांस के साथ भी हमारी एक्सरसाइज काफ़ी सारी होती है. गरुड़ एक्सरसाइज हम करते हैं, देन शक्ति एक्सरसाइज हम करते हैं. और इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारी ऑजी इंडेक्स एंड ऑस्ट्रा हिंद यहाँ पे एक्सरसाइज हम करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जापान. सो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Indian Air Force and Japanese Air Self-Defense Force, as I told you, JSDF, are set to hold their maiden bilateral air exercise, Veer Guardian 23. The exercise will be held at, this is very important, Hyakuri Air Base, ठीक है, and Airuma Air Base in Japan in January 2023, 12th of January से, as I told you, 26th of January. It aims to promote mutual understanding and strengthen defense cooperation between the air forces. So जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिगार्डिंग डिफेंस और एयरफोर्स, तो हमारे लिए कुछ टर्म्स है, बेसिक जो स्टैटिक न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, दैट इज हमारे इंडिया के अभी करंट में हमारे CDS कौन है, ठीक है. CDS का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो है अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है. उसके बाद हमारे आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ. आर्मी के चीफ अभी हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी. नेवी की अगर मैं बात करता हूं तो एडमिरल आर हरि कुमार जी, और एयरफोर्स के चीफ है हमारे एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, VR चौधरी जी, ठीक है. इसी के साथ साथ इनके डे कि आर्मी डे हम कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, नेवी डे वो भी हम लिख लेते हैं. आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ जनवरी को. नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4th ऑफ दिसंबर को एवरी ईयर. एंड एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8th ऑफ अक्टूबर को. तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक न्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली है. इस क्वेश्चन का आंसर वीर गार्जियन 2023 एक्सरसाइज हम जापान के साथ यहाँ पे करने वाले, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV? ऑप्शंस आर, इज इट सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर,
ओरल कैंसर और इज इट प्रोस्टेट कैंसर? सो हमारे देश के लिए एक और बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जिस तरीके से हम इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन काफ़ी सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारी जो डिजीज़ है जिसका इतने समय तक क्योर, जिस तरीके से हमने कोविड में हमारे देश में कोवैक्सीन यहाँ पे इंडिजिनस यहाँ पर बनाई, देन जाइडस कैडिला यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी आता है बायोलॉजिकली, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड जिसने यहाँ पर मैन्युफैक्चर की है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो लाइसेंस लेके। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कैंसर यहाँ पे एचपीवी वायरस की वजह से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो करेक्ट आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। 1 सेकेंड, करेक्ट आंसर इज सर्वाइकल कैंसर। इसकी जैसा मैंने अभी आपको बताया, वैक्सीन यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हमारा पुणे में स्थित है और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन दोनों ने मिलके लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा का यहाँ पर समय लगा और सर्वावैक वैक्सीन यहाँ पर बना दी है, और जिसकी वजह से लगभग अगर हम देखें विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कैंसर होने वाला जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इससे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में एक वैक्सीन आ जाना वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो इसका जो इनैकुलेशन प्रोसेस है, वैक्सीनेशन प्रोसेस है, वो मिड आप कह सकते हैं जून जुलाई 2023 से यहाँ पे सरकार स्टार्ट यहाँ पे कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोस्ट सर्वाइकल कैंसर आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड द एचपीवी वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट मोस्ट केसेस ऑफ इट इफ द वैक्सीन इज गिवन बिफोर गर्ल्स और वुमेन आर एक्सपोज टू द वायरस। NTAGI has recommended introduction of HPV vaccine in the universal immunization program। इसके तहत यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चलेगा, पूरा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो इसके अंतर्गत चलेगा, UIP के अंतर्गत। एंड द सेंटर हैज रिटन टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ HPV वैक्सीन। इसके बारे में भी यहाँ पर जो है सरकार ने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd। What the question says, which institution had received approval from SEBI to set up social stock exchange? So साहब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए social stock exchange क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। Options are, is it नीति आयोग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इज इट PFRDA, दैट मीन्स पब्लिक फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिला है सेबी से, जो हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सिक्योरिटीज मार्केट का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसको सेटअप यहाँ पर करने दिया जा रहा है, किसके अंतर्गत कौन लिस्टिंग यहाँ पर कर सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि सपोज कोई एनजीओ है, उसको यहाँ पे पैसा रेज करना है, तो वो भी अब जाके अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है जिसको ऑथराइज यहाँ पे किया है यहाँ पे सरकार ने, सेबी ने, वहाँ जाके पैसा रेज कर सकता है। दैट मीन्स जिस तरीके से हम देखते हैं नॉर्मल कंपनीज शेयर्स इशूज करती है, डिबेंचर इशू करती है सो दैट इन ऑर्डर टू रेज फंड्स, इन द सेम वे यहाँ पे हमारे देश में जो एनजीओज है जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होते हैं, वो अगर पैसा रेज करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए, तो वो भी जाके सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू NSE में जाके अपनी लिस्टिंग करा सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है, सपोज इफ देयर इज एन एक्स पर्सन हु इंटेंस कि मुझे पैसा यहाँ पर देना है या मुझे कुछ एनजीओ में यहाँ पर डोनेट करना पैसा, तो उसके लिए भी एक बहुत ईज हो जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट रहेगा कि ही कैन डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट ऑन पर्पज लिखा होगा कि सपोज XYZ एनजीओ इज देयर और ये कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, तो जो एक्स पर्सन है जो पैसा वहाँ पर देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, वो डायरेक्टली यहाँ पर कर सकता है, सो दैट ट्रांसपेरेंसी रहेगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो पैसा एज एन इंडिविजुअल लेवल में XYZ पर्सन अगर दे देता था एनजीओ को, तो उसका कोई आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं रहती थी कि उसका एक्चुअल में कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ। इसी वजह से एक लोगों में भी एक डर रहता था कि एनजीओ में पैसा देते तो है बट क्या ये सही जगह जाता है या नहीं जाता। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी एम्बिट भी बढ़ गई कि वहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे तो प्रॉपर पर्पस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इसी की वजह से सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट केवल हमारे देश में ही है, देयर आर सर्टेन कंट्रीज एज वेल, यूएसए, सिंगापुर, उन सब देशों ने भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज का इनिशिएशन किया। और वहाँ पे भी आप अगर उनकी वेबसाइट्स पे देखेंगे तो देयर आर सर्टेन एनजीओज, उनके पर्पस लिखे होते हैं अलग अलग कि यहाँ पे इतना डोनेशन हमें चाहिए इस पर्पस के लिए, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक एंड यू कैन पे whichever amount you want to pay। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नीति आयोग की बात करते हैं। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन, पहले जो था 5 ईयर्स प्लान, 12 5 ईयर्स प्लान हमारे यहाँ पे थे, स्टार्टेड फ्रॉम 1951 टिल 2017। लास्ट जो था 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक, फिर उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया और अब क्या स्टार्ट कर दिया गया नीति आयोग। कब से? 1 जनवरी 2015 से। और नीति आयोग के
अभी जो करंट हमारे CEO है दैट इज श्री परमेश्वरन अय्यर जी, पहले श्री अमिताभ कांत जी हुआ करते थे, बट वो अभी G20 के हमारे शेरपा है, और परमेश्वरन अय्यर जी हमारे नीति आयोग के चेयरपर्सन CEO है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ हमारे दिनेश कुमार खारा जी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो हेड है वो आशीष कुमार चौहान जी है, पहले वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेड हुआ करते थे। PFRDA के सुप्रतिम बंडोपाध्याय जी इसके हेड है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको पढ़ लेते। NSE has received in principle approval from SEBI to set up a social stock exchange as a separate segment of the NSE. Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman in her Union Budget speech of 2019-20 proposed the creation of a social stock exchange। मतलब उन्होंने पहले इसकी बात रख दी थी अपने बजट में 2019-20 में, जो उन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया था उसमें इसकी जानकारी दे दी थी कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द एम ऑफ जन विश्वास बिल विच वॉज रिसेंटली टेबल्ड इन लोकसभा। अभी जब हमने देखा विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे जन विश्वास बिल को यहाँ पे लाया गया। इसको जो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इनिशिएट किया। सो बेसिकली ये बिल किसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस आर, इज इट अबाउट एंटी टेररिज्म, is it about ease of doing business or eradication of malnutrition, or is it about police reforms? So the correct answer of question number 4 is option B, that it is about ease of doing business। कि हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पैरामीटर्स है जिसकी वजह से कोई फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करे, या ऑलरेडी कोई इंडियन कंपनी है वो हमारे देश में अगर कोई दूसरे स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो जितने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स अभी तक थे उनको यहाँ पे और स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया जाए, और जो पेनल प्रोविजंस है या इम्प्रिजनमेंट थे उनको यहाँ पर कम करके उसको पेनल्टी के रूप में यहाँ पर, इसी को देखते हुए यहाँ पे जन विश्वास बिल यहाँ पे लोकसभा में लाया गया था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम देख लेते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल इन लोकसभा इंट्रोड्यूस्ड जन विश्वास बिल विच सीक्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो यहाँ पे जो है जन विश्वास बिल, जैसे मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पैनल प्रोविजंस है उनको और कम करने के लिए यहाँ पर इनिशिएट किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Incovec, which was approved as an intranasal booster dose for COVID, is manufactured by which of the following institution? Options are, is it Serum Institute of India, Biologically, Bharat Biotech, or is it Biocon? So हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमने बहुत स्मूथ यहाँ पर कर दिया, और अब तो हमारे देश में जो बूस्टर डोज है, जो थर्ड डोज जिसको हम बोलते हैं बूस्टर डोज, वो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, वो सब वैक्सीन थी, राइट। अब यहाँ पे 0.5 ml के 4 ड्रॉप्स हमको हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालने और हमारा बूस्टर डोज का काम हो जाएगा। सो इनकोवैक यहाँ पे जो है भारत बायोटेक जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसने यहाँ पे इसको बनाया है। सो द क्वेश्चन वाज आस्किंग वाज अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल बूस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? करेक्ट आंसर इज भारत बायोटेक। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड यहाँ पर बनाई है, ठीक है, पुणे बेस्ड कंपनी। बायोलॉजिकली अनदर हैदराबाद बेस्ड कंपनी, भारत बायोटेक वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड हैदराबाद बेस्ड कंपनी, एंड बायोकॉन जिसकी फाउंडर जो है किरण मजूमदार शॉ, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, ठीक है। So the correct answer question number 5 is option C, that is Bharat Biotech Limited. So Ministry of Health and Family Welfare, तो इसके मिनिस्टर यहाँ पे कौन है हमारे Ministry of Health and Family Welfare के? 1 second. Mr. Mansukh S. Mandaviya, ठीक है। So the Ministry of Health and Family Welfare has approved Bharat Biotech's intranasal COVID vaccine as a booster dose for those above 18 years of age. For India's first intranasal COVID vaccine, that is Incovac, will be added to the CoWIN app so that जो लोग वैक्सीनेशन यहाँ पे कराना चाहते हैं वो इसके तहत यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। Question says, which country supplies S-400 air defense system, missile system to India? Options are, is it USA, Israel, Russia और France? So जब हम ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमें कात्सा के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने किससे खरीदा? हमने 5 यूनिट्स का प्रोक्योरमेंट किया है, $5 बिलियन की यहाँ पर डील है, और ये हमने रशिया जो इसको मैन्युफैक्चर करता है। सो बट एज आई टोल्ड यू, कात्सा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जिन देशों को यहाँ पे रशिया, और हमें ऑलरेडी पता है कि रशिया और यूएस के किस तरीके के रिलेशंस, और स्पेशली अभी की सिचुएशन में जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तो दोनों के रिलेशंस आर एट इट्स रिकॉर्ड लो, जो स्थिति है अभी रशिया और यूएसए के।
तो पहले क्या होता जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था तो उस समय S-400 यहाँ पे रशिया की जो कंपनीज यहाँ पर बना रही थी उनके खिलाफ कात्सा करके एक बिल यहाँ पे यूएस की सेनेट जो है पार्लियामेंट जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं वहाँ पे बिल लाया गया था। उसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यूएस क्या करता है, कभी भी कोई देश अगर उसकी बात नहीं मानता तो उसके बाद सैंक्शंस लगा देता है, राइट। हमने ईरान के ऊपर देखा कितने सालों तक कितने सैंक्शंस लगे थे, अभी भी लगे। यहाँ पे कात्सा की बात की गई, तो कात्सा के तहत टर्की ने भी क्या किया था, रशिया से डील की थी, रशियाई कंपनी से, कि हमको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और उसके कुछ और टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। उसके कुछ समय बाद इंडिया ने प्रोक्योरमेंट किया, और इंडिया को तो धीरे धीरे 2 यूनिट्स अभी तक मिल भी गए और आने वाले समय में और यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इंडिया ने हमेशा अपना यही पॉइंट रखा है कि कीपिंग इन माइंड, स्पेशली जो हमारे नेबर्स है पाकिस्तान, चाइना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि हम रशिया से कहीं ना कहीं प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए मैटर कर रहा है कि हम हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जो है बॉर्डर पे और हमारे देश में उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें। तो इस वजह से हमने खरीदा। अब फिर रिसेंटली क्या हुआ, उससे कुछ समय बाद, और इंडिया की जिस तरीके से भी फॉरेन डिप्लोमेसी है बहुत अग्रेसिव मोड पे यहाँ पर है, स्पेशली एस जयशंकर जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इवन यूएस की सेनेट में भी यहाँ पर ये इससे रिलेटेड बात हुई, और जब चर्चा हुई तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कात्सा से रिलेटेड जो सैंक्शंस है वो इंडिया के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे बाय यूएस, ठीक है। बाकी ये सब देश ऐसे जिनसे हम कुछ ना कुछ प्रोक्योर करते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। हालांकि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है जिससे हम इंपोर्ट करते हैं वो रशिया है, देन यूएसए, इजराइल, फ्रांस से हमने राफेल खरीदे, इजराइल से हम कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, राइट, और यूएसए तो है ही है, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रशिया विल बिगिन सप्लाइंग इंडिया विद द 3rd स्क्वाड्रन। एज आई टोल्ड यू कि 2 स्क्वाड्रन हमको ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के यहाँ पर मिल चुके हैं, और हमारे लिए एक और ये थ्रेट इसलिए भी क्योंकि चाइना के पास जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 10 साल पहले 2013 में ही यहाँ प्रोक्योरमेंट चाइना ने रशिया से कर लिया था विद अ स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन जनवरी और फरवरी ऑफ 2023। तो यहाँ से हमें प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए लद्दाख सेक्टर और जहाँ जहाँ पे भी हमें थ्रेट लगता है, जहाँ जहाँ पे भी हमें और ज़्यादा कॉशियस होने की आवश्यकता है, वहाँ पे जो हमारी सरकार है, जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स है, वो इस पर राय सलाह मशवरा करके इसका प्रोक्योरमेंट यहाँ पे करेंगे और डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पुष्प कुमार दहल Prachanda has been appointed as a new Prime Minister of which of the following country? Options are: is it Bangladesh, Nepal, Maldives, or is it Mauritius? So correct answer is Nepal. नेपाल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमने देखा है, जिस तरीके से हमारे इवन हमारे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस किया कि जिस तरीके से केपी शर्मा ओली जी और प्रचंडा जी जो अभी 2.5 साल के लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो और जो 5 साल की सरकार होने वाली, तो पहला 2.5 साल का जो टर्म है वो प्रचंडा जी को मिला है, और उसके बाद वाला 2.5 साल का टेन्योर यहाँ पे केपी शर्मा ओली जी को रहेगा, ऐसी बातचीत हुई है। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे नेपाल में भी स्थिति बहुत ख़राब है, और इवन प्रचंडा जी ने जो चुनाव है वो शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस के जो हेड है उनके साथ लड़ा था, बट क्योंकि उनके पास सीट्स नहीं थी, और इनके पास भी सीट्स केवल काफ़ी कम मात्रा में सीट्स यहाँ पे जो है प्रचंडा जी के पास थी, फिर भी जिस तरीके से यहाँ पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का यहाँ पर कोलिशन हुआ और अब यहाँ पर सरकार यहाँ पर चल रही, तो नए प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के पुष्प कुमार दहल प्रचंडा जी यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, ठीक है। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सिटी सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ऑप्शंस आर: इज इट पुणे, अमरावती, उडुपी, और इज इट वाराणसी? सो यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, तो कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ? इज इट पुणे, अमरावती, उडुपी और वाराणसी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज उडुपी इन कर्नाटका में यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का यहाँ पे इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। India has agreed to start negotiations for a free trade agreement with which of the following country? Is it China, Sri Lanka, Bangladesh और नेपाल? देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था इसीलिए हमने क्वेश्चन लिया। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा देश काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ यहाँ पे बातचीत करा ताकि अपने ट्रेड को, बिजनेस को और ज़्यादा फैसिलिटेट और ज़्यादा बेटर यहाँ पे किया जा सके। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन सी, दैट इज अभी यहाँ पे जो बातचीत हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो किससे हो रही है? बांग्लादेश के साथ यहाँ पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। Then next question, what is the name of new scheme announced under station redevelopment drive of Ministry of Railways? Options are: is it Atmanirbhar Bharat station scheme, Amrit Bharat station scheme, Bharat Rail station scheme, or is it
अटल स्टेशन स्कीम। सो यहाँ पे एक नई स्कीम का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और इस स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है, जिसका इनॉग्रेशन की यहाँ पर बात की गई है, नई स्कीम का जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। Mangadechu hydroelectric power project, which was seen in the news, was handed over by India to which of the following country? Options are: is it Nepal, Bangladesh, Bhutan, or is it option D is Maldives? So correct answer देख लेते हैं, correct answer is option C, that is भूटान के साथ हमने ये डील यहाँ पर की है और हमने हैंड ओवर किया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को। सो इंडिया असिस्टेड 720 मेगावाट Mangadechu हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट has been recently handed to Druk Green Power Corporation (DGPC) in Bhutan. With this project, India and Bhutan have successfully completed 4 mega hydroelectric power projects. The commission of the project has increased Bhutan's electrical power generation capacity by 44%. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। The National Mobile Monitoring System (NMMS) is an initiative of which of the following union ministry? Is it Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Development, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, or is it Ministry of Defence? So यहाँ पे बात हुई है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की। ये बेसिकली होता क्या है, इसको कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया है बाय 1 जनवरी 2023। इसके अंतर्गत अब क्या होगा कि यहाँ पे मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके अंतर्गत अगर कोई मजदूर है जो वहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत गाँव में काम करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, तो अब प्रॉपर पोर्टल पे एक पोर्टल बनाया गया है बाय द नेम NMMS, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें पूरी उनकी डिटेल्स यहाँ पे रखी जाएगी और उसको अपलोड करना रहेगा। अदरवाइज होता क्या है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो मस्टर रोल रहता है उस पर लोग अटेंडेंस साइन करके चल जाते हैं, फिर उस पर काम नहीं हो पाता, वो काम नहीं करते और अल्टीमेटली फिर भी पैसा यहाँ पर सरकार को देना पड़ता है। सो यहाँ पे हर चीज़ में जिस तरीके से डिजिटाइजेशन को हम और ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो ऐसा ही कदम यहाँ पे मनरेगा में भी यहाँ पर सरकार ने इनिशिएट किया। तो इसको किसने इनिशिएट किया है? बहुत सिंपल है, कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्टर्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के हमारे मिनिस्टर है श्री गिरिराज सिंह जी, श्री गिरिराज सिंह, ठीक है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी जी। एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के जो हमारे मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, और डिफेंस मिनिस्टर हमें पता है राजनाथ सिंह जी। ठीक है, चलिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो हमने इसके बारे में पूरा अच्छे समझा, बेसिकली होता क्या है सिस्टम और किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री हैज नेम्ड 1 स्टार आफ्टर हुज नेम, किसके नाम से रखा गया है? ऑप्शंस आर: इज इट महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज एंड मनोहर पर्रिकर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे ये जो है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री यहाँ पे औरंगाबाद का जो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उन्होंने इसकी इनिशिएशन की है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization has recently received the type certification and RTPO approvals from DGCA? ठीक है, ऑप्शंस आर: इज इट एयरपिक्स, गरुड़ एरोस्पेस, एमेरिलो इंडिया, और इज इट स्काईलार्क ड्रोन? सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन बी, गरुड़ एरोस्पेस ने इसकी शुरुआत यहाँ पे की है और इसने यहाँ पे टाइप सर्टिफिकेशन और RTPO अप्रूवल्स यहाँ पे DGCA जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उससे यहाँ पर अप्रूवल मिला है। गरुड़ एरोस्पेस की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड एक न्यूज़ हमने अभी रिसेंटली देखी थी, जब इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी जी, उनके नाम से यहाँ पे एक ड्रोन यहाँ पर लॉन्च किया गया था बाय द नेम ड्रोनी। तो ये पूछा जा सकता है, हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी रीचिंग $10 ट्रिलियन बाय 2035? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RBI, और इज इट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च? सो यहाँ पे हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक एजेंसी है जिसने यहाँ पर ये बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इंडिया की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है तो लगभग 2035 तक 2035 तक हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर हो जाएगी। सो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्शन डी, दैट इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स
एंड बिजनेस रिसर्च ने इसकी बात की है कि इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है तो आने वाले समय में 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हमारी 2035 तक हो जाएगी, ऐसा गेस्टिमेट यहाँ पे सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने यहाँ पर लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड? ऑप्शंस आर, इज इट वीके त्रिपाठी, अश्विनी शरण, अनिल कुमार लाहौटी और इज इट पंकज सिंह? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी जी को हमारा अभी नया चेयरमैन और सीईओ बनाया गया किसका? रेलवे बोर्ड का। Anil Kumar Lahoti has been named as a railway board's chief executive officer and chairman. The former general manager of Central Railway was appointed as a member of the board a week ago and will succeed Vinay Kumar Tripathi. ये जो A ऑप्शन है उनको succeed यहाँ पे वो करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the next engineer in chief of the Indian Army? Options are, is it Lieutenant General Arvind Walia, Lieutenant General Harpal Singh, Lieutenant General Anil Chauhan or is it Lieutenant General Gurmeet Singh? So correct answer is option A, Lieutenant General Arvind Walia, और वो किसको यहाँ पे सक्सीड करने वाले? ऑप्शन बी, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? कौन सी सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शंस आर, इज इट गोइंग टू बी बेंगलोर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद और इज इट मुंबई? सो करेक्ट आंसर इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए, दैट इज बेंगलोर। इससे रिलेटेड हमने न्यूज भी यहाँ पे हमारे एनालिसिस में देखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन, which institution has been named the G20 Science Working Group Secretariat? Options are, is it IIT Madras, IIT Bombay, IISc Indian Institute of Science Bengaluru or is it IIT Delhi? So correct answer of question number 19 is option C, IISc Bengaluru. इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The Indian Institute of Science Bengaluru has been appointed as the Secretariat for Science 20, that is S20, a G20 grouping. The G20 is being presided over by India और ये एक और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली है और अलग अलग जगह हम यहाँ पे इसके जो इवेंट्स हैं उनकी शुरुआत यहाँ पे कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द स्क्रीन। दक्ष इज द पेमेंट्स फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल maintained by which of the following institution? Is it SEBI, Securities Exchange Board of India, Niti Aayog, National Institution for Transforming India, State Bank of India or is it Reserve Bank of India? So correct answer is दक्ष पोर्टल की बात करते हैं तो ये RBI ने यहाँ पे इसको इनिशिएट किया था। RBI sophisticated supervisory management system is known as दक्ष। ठीक है, RBI has stated that the payment fraud reporting module would be moved to Daksh on January 1st, 2023. The change is intended to improve reporting, increase efficiency and automate the payments fraud monitoring process. क्योंकि जैसे से हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ये सब चीज़ें जो है फ्रॉड्स की ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे RBI जो है कंसर्न में ले रहा है। Then next question, which union ministry has been approved as the nodal ministry for matters relating to ऑनलाइन गेमिंग? वेरी इजी क्वेश्चन कि जिस तरीके से हमारे पे ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पर है। हमने पिछले हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा भी था कि इससे रिलेटेड एक्सप्लेन पढ़ा था कि किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग जो है आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। ऑलरेडी बहुत बूमिंग मार्केट है और आने वाले समय में और ज़्यादा ये बढ़ने वाला है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, इसके मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र कुमार एंड लास्ट इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Another appointment, who has been appointed as the Prime Minister of Israel? Isaac Herzog, Benjamin Netanyahu, आमिर ओहाना और इज इट एस्थर याद? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बेंजामिन नेतन्याहू, दैट इज ऑप्शन बी, जो 6th टाइम यहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हैं। हालांकि उनकी जो पार्टी है उनको बहुमत यहाँ पे नहीं मिला, बट काफ़ी सारी जो राइटिस्ट पार्टीज, एक्सट्रीम राइटिस्ट पार्टीज है उनके साथ उनका कोलिशन हुआ है और उसी के बाद उनकी सरकार यहाँ पर, और वो 6th टर्म यहाँ पे अपना जो है शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजामिन नेतन्याहू। Then question number 23rd. Which missile's extended range air launch has been tested by the Indian Air Force? Is it Nag, BrahMos, Trishul or is it Nirbhay? So correct answer is option B, that is BrahMos, जो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से है, से यहाँ पर बन रहा है और इन टर्म्स ऑफ डिफेंस जो है हम आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर यहाँ पर बन रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्रह्मोस का इवन हमने एक्सपोर्ट भी शुरुआत कर दिया है, पहला ऑर्डर हमें फिलीपीन से मिला था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि विच मिसाइल्स एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च हैज बीन टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रह्मोस।
ठीक है, ब्रह्मोस के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि बेसिकली इंडिया और रशिया का एक कोलैबोरेशन है, उसके अंतर्गत यहाँ पे मिसाइल्स बनाई जा रही है। The Indian Air Force successfully launched the extended range variant of the BrahMos air-launched supersonic cruise missile against a ship target from a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft on 29th of December. The missile fulfilled the targeted mission. ये यहाँ पे बोला गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर इन द टॉप 25 इन 2022 फोर्ब्स annual list of the highest paid female athletes in the world? So correct answer of question number 24 is option D. PV Sindhu ji is the correct answer. So Indian badminton star PV Sindhu is the only Indian sports person to feature in the top 25 of Forbes annual list of the world's highest paid female athletes. और इसको यहाँ पर जो टॉप किया है वो जापान की जो टेनिस स्टार है दैट इज नाओमी ओसाका, उन्होंने इस लिस्ट को यहाँ पर टॉप किया है। Next question. Every year, the National Farmers Day, that is Kisan Divas, is observed on 23rd of December on the birth anniversary of, that is Lal Bahadur Shastri ji, MS Swaminathan ji, Varghese Kurian ji, or is it Chaudhary Charan Singh ji? So correct answer is option D, Chaudhary Charan Singh. बाकी लोगों के बारे में हम जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, देन MS स्वामीनाथन जो थे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हमारे देश में आई थी, उसके फादर थे, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, राइट। और देन वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन जो है, उसके लिए मिल्क का प्रोडक्शन के लिए उन्होंने अमूल से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड भी थे अमूल कंपनी से, ठीक है। सो करेक्ट आंसर चौधरी चरण सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Question number 26 on your screen. Which of the following has won Data Security Council of India, that is DSCI, Best Security Practices in the Government Sector Award 2022? Options are: is it UIDAI, that is Unique Identification Development Authority of India, that is जिसको हम आधार बोलते हैं, and second is आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजीलॉकर, और is it GEM जिसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पे कहते हैं। So the correct answer is option A, that is UIDAI, that is Unique Identification Authority of India. So the correct answer is option A, that is Unique Identification Authority of India has bagged a top data security award for best practices in the government sector. So हमें पता होना चाहिए UIDAI is the correct answer. चलिए next question. Under the National Food Security NFSA, the central government has announced to provide free food grains to 47.35 crore beneficiaries, 61.35 crore beneficiary, 81.35 और 101.35 crore beneficiary. So अगर हम देखते हैं आज की स्थिति इस तरीके की है हमारे पड़ोसी देशों की और बाकी सारे देशों की, जहाँ पे फूड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पर आ रही है। वीट के लिए हम काफ़ी सारे हमारे पड़ोसी देश और बाकी देशों की स्थिति देख रहे हैं, इन्फ्लेशन की हालत बहुत ख़राब है। और वही इफ़ यू कंपेयर द सिमिलर सिचुएशन टू आवर कंट्री, हमारे देश में अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लगभग 3.25 साल से, जब से हमने कोविड की फर्स्ट वेव देखी थी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक, लगभग 3.25 साल तक हमारे यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, राइट। और अब यहाँ पे इस स्कीम को बंद कर दिया गया और अब जो फूड ग्रेन दिया जाएगा 5 kg ऑफ ग्रेन और राइस, अब वो किसके अंतर्गत दिया जाएगा? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे पूछा गया कितने करोड़ बेनिफिशरीज है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज को इससे कहीं ना कहीं लाभ होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ठीक है। So correct answer as I told you option C, ठीक है। The central government will provide free food grains to about 81.35 crore beneficiaries under the National Food Security Act from 1st of January, क्योंकि 31st of December 2022 को जो हमारी PMGKAY that is प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ग्रांटेड अप्रूवल टू भारत बायोटेक्स नेजल वैक्सीन नेजल कोविड वैक्सीन फॉर बूस्टर डोज। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेजल वैक्सीन? देखिए अभी हमने इसके बारे में देखा भी था कि इनकोवैक करके जो है वो भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड कंपनी, बट इसका नाम यहाँ पे क्या है? इज इट BBV 154, CCV 154, CVV 154, BCV 154? सो करेक्ट आंसर इज BBV 154, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि इनकोवैक वैक्सीन है, बट BBV 154 भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द दिसंबर 2022 IPL ऑक्शन हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL हिस्ट्री? हालांकि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, बट हमने देखा है हमारे एग्जाम में कि स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हमने फीफा वर्ल्ड कप का पैसेज हमारे लास्ट एग्जाम में देखा था। सो ऑप्शंस आर, इज इट कैमरून ग्रीन, सैम करन, हैरी ब्रूक, और इज इट विराट कोहली? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज
इंग्लैंड के जो प्लेयर है सैम करन, ऑप्शन बी, उनको यहाँ पे आईपीएल का अब तक का सबसे महंगा प्लेयर, यहाँ पे लगभग 18.5 करोड़ का उनको यहाँ पर अमाउंट मिला है, 18.5 करोड़ एंड बॉट बाय पंजाब किंग्स। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बट सैम करन हमें पता होना चाहिए, इंग्लैंड के प्लेयर है। Then next question, which organization has issued the consultation paper on licensing framework and regulatory mechanism for submarine cable landing in India? Options are, is it DRDO, TRAI, IMD or is it Indian Navy? So हमने इससे रिलेटेड भी न्यूज यहाँ पे डिस्कस करी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसको पढ़ लेते हैं। The Telecom Regulatory Authority of India has issued the consultation paper on licensing framework and regulatory mechanism for submarine cable landing in India. These cables are vital communication infrastructure of the digital age and critical to the today's fast-paced, data-driven economy. So correct answer is try. Then statement-based questions with reference to Veer Bal Divas 2022. Consider the following statement. It was observed on 26th of December. Second option. Second statement, the day is observed to mark the martyrdom of two young sons of Sri Guru Gobind Singh जी। अब यहाँ पे पूछा है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। दोनों ही जो जवाब है, दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि ये जो दिन है दैट इज़ वीर बाल दिवस, हम 26 दिसंबर को यहाँ पे मनाते हैं। और जो हमारे सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो दो पुत्र हैं, उन्होंने यहाँ पर मार्टिडम यहाँ पर शहीद हुए थे, तो इसी वजह से इसको मनाया जाता है। बिल्कुल सही यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर है। So both the given statements are correct. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which union ministry has launched the right to repair portal? Is it Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Food and Consumer Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, or is it Ministry of Finance? So हालांकि ये क्वेश्चन हमें right to repair ऐसे सुन के लगता है कि it must be about electronics and IT, but ऐसा नहीं है। The correct answer is option B, that is Ministry of Food and Consumer Affairs। ठीक है, तो बेसिकली राइट टू रिपेयर क्या होता है कि आपने देखा होगा काफ़ी बार बहुत सारी कंपनीज कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देती है, बट उनके जो पार्ट्स है उनको या तो लॉन्च नहीं किया जाता, और अदरवाइज हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अल्टीमेटली वी टेंड टू बाय न्यू पर्टिकुलर आर्टिकल। सो इसी वजह से राइट टू रिपेयर पोर्टल के अंतर्गत अगर वो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है हमारे देश में, तो उसको उसके रिलेटेड पार्ट्स भी यहाँ पर बनाने होंगे और उसको मार्केट में अवेलेबल भी कराना होगा। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द राइट टू रिपेयर पोर्टल। और यहाँ पे मिनिस्टर्स हम देख सकते हैं, एनवायरमेंट फॉरेस्ट के भूपेंद्र यादव जी, फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमण हमने देखा। करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू रिपेयर पोर्टल, और ये क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, दैट इज फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली। On the right to repair portal, manufacturers will share the manual of product details with customers so that they can either repair by self, by third parties, rather than dependent on original manufacturers. Initially, mobile phones, electronic consumer durables, automobile and farming equipments will be covered in this particular portal. Then next question, in December 2022, residents of which country were forced to cancel their holidays outing due to bomb cyclone? Is it Australia, USA, France or is it China? So correct answer is option B, कि हमने इससे रिलेटेड इश्यूज देखे थे यूएसए और कनाडा में। सो यहाँ पे ऑप्शन में कनाडा नहीं है, और बेसिकली यहाँ पर बात की गई किनको यहाँ पर हॉलीडेज की बात, हॉलीडेज अपने कैंसिल करने पड़े, दैट इज बेसिकली यूएसए, क्योंकि बॉम्ब साइक्लोन वहाँ पे आ गया था। Then next question, which country's parliament recently passed a law that allows people over 16 years of age to change their legally registered gender without any medical supervision? Options are, is it Spain, Netherlands, France or is it Brazil? So correct answer question number 34th is option A, स्पेन ने इसको यहाँ पर इनिशिएट किया है और इससे रिलेटेड यहाँ पे कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2022 द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज टैक्स एंड कस्टम्स, notified the rules of origin for, is it India and UK trade pact, India and EU trade pact, India and Japan trade pact or is it India and Australia trade pact? So very easy question, correct answer is option D, India और Australia trade pact से related यहाँ पर ये न्यूज़ है, that is rules of origin के जो rules यहाँ पे चेंज किए गए। Next question, in which state the president of India, that is Shri Draupadi Murmu ji, inaugurated the project development of Sri Sailam temple? Options are, is it Telangana, Tamil Nadu, Andhra Pradesh or is it Kerala? So correct answer is option C, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको इनिशिएट यहाँ पर किया था और इसका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया था अंडर द प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम इज बेसिकली जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको और बेटर करने के लिए यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है काफ़ी काम कर रही है। पहले इससे रिलेटेड प्रसाद स्कीम हुआ करती थी, इसमें एच और हेरिटेज और इंक्लूड किया गया,
और हृदय स्कीम जो पहले हुआ करती थी उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, दैट इज प्रसाद स्कीम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। सो दिस इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट आउट। प्रसाद स्कीम यहाँ पे लिखा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Center for Economics and Business Research, that is CEBR, by which year India will become the third largest economy from the current fifth spot? अभी हमने देखा था कि CEBR ने यहाँ पर ये भी बोला था कि इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन यहाँ पे पहुँच जाएगी, $10 बिलियन यहाँ पे पहुँच जाएगी बाय द ईयर, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी 2035 तक हो जाएगी। बट यहाँ पे बात की गई कि जिस तरीके से हमारी देश की इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे बताया गया कि बाय द ईयर 2037 CEBR ने, दैट इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने ये भी बोला है कि हमारी देश की इकोनॉमी अभी जो फिफ्थ स्पॉट पे है वो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगी बाय द ईयर 2037। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो एस्टिमेट्स है वो CEBR ने यहाँ पे दिए। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2037। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI? ऑप्शंस आर, इज इट सुभाषिश पांडा, गांजी कमलावी राव, संतोष कुमार यादव और इज इट संजय कुमार यादव? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो हमारे संतोष कुमार यादव जी उनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 39, इन हिज 96th एडिशन, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो 2022 का लास्ट जो मन की बात थी हर संडे को जो होती है, उसमें द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड सांगे शेरपा फॉर क्लीनिंग सोमगो लेक विच इज लोकेटेड इन, यहाँ पे बेसिकली प्लेस पूछी, इज इट इन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और इज इट मणिपुर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिस इज बेसिकली इन सिक्किम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR NISHAD NIH SAD has transferred the first indigenous vaccine technology for which of the following avian influenza viruses in chickens to 4 private companies? Is it H5N1, H9N2, H7N9 or is it H1N1? So correct answer is option B, that is H9N2 is the right answer of this question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41st। On December 29, 2022, the extended range version of BrahMos air launched missile was successfully fired against a ship target from a Rafale aircraft, Sukhoi 30 MKI aircraft, Mirage, or is it MiG-27? So correct answer is option B, that is Sukhoi M30 MKI aircraft से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। Then next question, recently a person died in South Korea due to infection from Nailgeria fowleri, which is caused by, is it because of amoeba or is it because of virus, बैक्टीरिया और इज इट फंगस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमीबा की वजह से यहाँ पे उन पर्सन की यहाँ पर जान चली गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड अ सीजेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, दैट इज ZUF? इज इट मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड मणिपुर? हम देखते हैं कि स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी सारी जो एथनिक ग्रुप्स है और अलग अलग एथनिक यहाँ पे पॉपुलेशन है, उन्हें अपने अपने ग्रुप्स बनाने के और सबकी अपनी अपनी डिमांड्स रहती है। स्पेशली आपने अगर नागा पीस अकॉर्ड के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे NSC एंड IN जो फैक्शन है उसका 2015 में एक एग्रीमेंट नागा पीस अकॉर्ड भी साइन हुआ। इन द सेम वे काफ़ी सारे स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस तरीके के हम इशूज़ देखते हैं, तो उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। तो ये जो अभी एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हुआ है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो कौन सी स्टेट की सरकार के साथ? दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज मणिपुर के साथ ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड? ऑप्शंस आर, इज इट डॉक्टर रघुराम राजन जी, डी सुब्बाराव जी, उर्जित पटेल जी और सी रंगराजन जी? सो यहाँ पे बुक किसने लिखी है? ये पूछा गया, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सी रंगराजन जी इज द करेक्ट आंसर। Then in which sector the WAP CEO was ranked as top amongst consulting services firm by the Asian Development Bank, that is EDB? Options are, is it water sector, health sector, education sector or is it human resource? So correct answer is option A, water sector. यहाँ पे सही आंसर है, इसको पढ़ लेते हैं। The Asian Development Bank in its report released on annual procurement ranked Indian PSU company Webcos as top amongst consulting services firms in water and other infrastructure sectors. Webcos is a leading technology-driven consultancy, engineering and procurement and construction organization in the field of water resources, power and infrastructure development. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
Which states assembly on 28th of December 2022 passed the Lokayukt Bill 2022, which brings the Chief Minister and Council of Ministers under the ambit of the Anti-Corruption Ombudsman. Options are, is it Maharashtra, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और इज इट वेस्ट बंगाल. सो यहाँ पे महाराष्ट्र की जो सरकार है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने यहाँ पर ये बिल अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें यहाँ पर लेके आए हैं विधानसभा में. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 47th. Which of the following, another sports related question, which of the following statements is or are correct about football icon Pele? Option A, statement A, he was a Brazilian footballer. Option B, he was a 3-time वर्ल्ड कप विनर. सो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और नीदर ए नॉर बी आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट इज ही वॉज ए ब्राजीलियन फुटबॉलर और ही वॉज ए 3-time वर्ल्ड कप विनर. बिल्कुल सही है. 1958, 62 और 70. 1970 में उन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप उनकी टीम को यहाँ पर जिताया था. सो एज आई टोल्ड यू, बोथ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 48. Union Home Minister Shri Amit Shah launched the mobile app Prahari for, is it CISF personnel, BSF personnel, CRPF personnel or is it for Delhi Police? So correct answer is option B, that is BSF personnel के लिए यहाँ पर जो है मोबाइल ऐप जो है प्रहारी यहाँ पर लॉन्च किया गया है. तो यहाँ पे लिखा भी है यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्च द BSF पर्सनल मोबाइल ऐप प्रहारी एंड रिवाइज वर्जन ऑफ 13 मैनुअल्स इन न्यू दिल्ली. सो दिस इज बेसिकली लॉन्च फॉर BSF पर्सनल्स. देन लास्ट सेकंड क्वेश्चन. Which space agency will launch Jupiter Icy Moons Explorer JUICY in April 2023? Is it NASA? Is it European Space Agency ESA or is it JAXA, that is Japanese Space Agency, or is it ISRO जो इंडिया की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 49 is option B, that is European Space Agency. In April 2023, the European Space Agency is set to launch the Jupiter Icy Moons Explorer, that is JUICE, in what will be Europe's first dedicated रोबोटिक मिशन टू जुपिटर. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 50th ऑन योर स्क्रीन. अंडर विच सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, that is 1950, the election commission has initiated the delimitation process in Assam? Is it under section 6A, 8A, 10A or is it under section 16A? So यहाँ पे बात की गई कि जो डिलिमिटेशन की यहाँ पर बातचीत की गई कि आसाम में, हमने पहले देखा था कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन यहाँ पर हुआ था और उसके अंतर्गत यहाँ पे सीट्स चेंज हुई थी. जम्मू रीजन में जिस तरीके से पहले 37 सीट्स हुआ करती थी उसको 43 कर दिया गया और कश्मीर रीजन में 46 सीट्स जो विधानसभा सीट्स होती है उसको 47 कर दिया गया. अब यहाँ पे क्या हुआ है, आसाम में डिलिमिटेशन की यहाँ पर बात की गई है. सो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे ये डिलिमिटेशन होगा. सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अंडर सेक्शन 8A ऑफ RP, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950. ये यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा. इसको रीड कर लेते हैं. In pursuance to the request received from Ministry of Law and Justice, Government of India, Election Commission of India has decided to initiate the delimitation exercise of assembly and parliamentary constituencies in the state of Assam as per section 8A of the Representations of People Act 1950. So this was about this question, delimitation. I hope समझ आ गया होगा. So herein I conclude with today's session, and today we had covered the past weeks, that is the 5th part of December, wherein we had tried and cover the most important 50 questions and in the limited time frame जितने भी हम questions का explanation यहाँ पे हम कर सकते हैं डिस्कस, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे की. So till then we'll meet in the next session wherein we'll be coming up with more important 50 questions. So herein I conclude with today's session. That's all from my side. Thanks for watching.